हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 1 और 2 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। रिसेंटली देयर वाज अ प्रोटेस्ट स्टेज्ड बाय रोहिंग्यास ऑन भसनचर आइलैंड। यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एक इंस्पेक्शन करने वाला है इस आइलैंड पे, वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशंस के बारे में। उस इंस्पेक्शन से पहले ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। रोहिंग्या ओरिजिनली म्यांमार के रहने वाले हैं, बट वहाँ पे एथनिक परसिक्यूशन के चलते काफ़ी बड़ी तादाद में ये नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि भारत और बांग्लादेश इनमें आ गए थे। बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। स्पेशली जो बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर है, उसके पास का जो कॉक्स बाजार रीजन है, वहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में रोहिंग्याज रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। जब उन कैंप्स में रिफ्यूजी पॉपुलेशन को मैनेज करना मुश्किल हो गया, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि उन्हें भसनचर आइलैंड पे शिफ्ट किया जाएगा, और दिसंबर 2020 से रिफ्यूजीज़ को कॉक्स बाजार रीजन से आइलैंड पे शिफ्ट किया जा रहा है। बट भसनचर आइलैंड इज़ नॉट इन अ वेरी हैबिटेबल कंडीशन, और इसीलिए ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। Now let us talk about the island itself. First of all, before 2006, the island didn't even exist. It surfaced in 2006 from the sediments deposited by the rivers Meghna and Padma. इसको एक बार मैप में देखते हैं। ये जो ऊपर की तरफ आपको रिवर डेल्टा रीजन में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, मेनलैंड से कटा हुआ, दिस इज़ भसनचर। मॉनसून सीजन में इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी में ही डूबा रहता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में इतने साइक्लोन्स आते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस बनती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा तूफान आते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे मेक भसनचर आइलैंड अ वेरी वल्नरेबल प्लेस टू लिव इन। इस मैप में आप ये भी देख सकते हैं, जो रखाइन स्टेट है म्यांमार का, जहाँ पे रोहिंग्यास की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वहाँ से ये नेबरिंग बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार रीजन है, यहाँ के बॉर्डर के पास रिफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे थे। यहीं पे रोहिंग्यास की सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन, रिफ्यूजी पॉपुलेशन रहती थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोहिंग्यास। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली यूपीएससी में जो न्यूज़ है उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर उसी पे बनते हैं। सो रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार की मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जो कि म्यांमार के रखाइन स्टेट में काफ़ी पहले से रहते आ रहे हैं। देयर हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 8th सेंचुरी। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें अपने देश का नागरिक नहीं मानती है। उनका कहना है कि दे आर इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। So government denied them the citizenship, and around 2017 there were a lot of violent conflicts between Myanmar military and Rohingyas, after which most of them fled from their own country to seek refuge in Bangladesh and India. UN also described them as one of the most persecuted minorities in the world. Now moving on to the next news, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मतलब ये कि इस प्रोग्राम की फंडिंग और एग्जीक्यूशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार करेगी। एक और कैटेगरी होती है स्कीम्स की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंड्स लगाते हैं। तो जैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, स्टेटमेंट वाला, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस स्कीम, उसमें पहला स्टेटमेंट अगर दे दिया कि दिस इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी सिलेक्टेड क्लस्टर्स हैं उनको इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पे compete कर सकें। इससे जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उन क्लस्टर्स की, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट को इस पायलट प्रोग्राम में 20% तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। In order to do that, the program will address all the major issues related to pre-production, production, harvest, cold chain management, marketing, branding, etc. इस हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बाकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए
मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ में इस स्कीम को भी कन्वर्ज किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। नाउ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ इसके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है, ऑलरिकल्चर का क्या मतलब है, या फ्लोरिकल्चर है वो किससे रिलेटेड है, या मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें वो मैच करने को दे देता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्या चीज़ है ये। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। आईआईटी रोपर ने एक नई आईओटी डिवाइस बनाई है जिसका नाम है एनबी टैग। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले ज़रा एमबी टैग के बारे में जान लें। एमबी टैग एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपनी इमीडिएट सराउंडिंग का टेम्परेचर रिकॉर्ड करती जाती है, और अगर वो टेम्परेचर एक पहले से प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो वो अलर्ट जनरेट करती है, जिसे कि फ़ोन पे चेक किया जा सकता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल डिवाइस स्पेशली वाइल ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग वैक्सीन्स और ब्लड, क्योंकि उन्हें काफ़ी लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो यूज़ करने लायक नहीं भी रह जाते हैं तो भी हमें ये इस डिवाइस के टेम्परेचर लॉग से पता चल जाएगा। ना अब आते हैं हम लोग आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। IoT is basically interlinking of digital devices, people and machines और appliances with one another through wireless network। अभी जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें people are connected to each other through digital devices on a wireless network, but data generation is caused by people only. In IoT the data is not only generated by people but also by machines or appliances. That is the basic difference. नेक्स्ट, तमिलनाडु में एक नई टाइगर रिजर्व बनाया है, जिससे टाइगर रिजर्व अप्रूव हुआ है, श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। बाकी 4 टाइगर रिजर्व हैं आपके अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुदुथुरई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ना इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है सतत स्कीम। सतत स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इस स्कीम के ज़रिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए जाएंगे, और जैसे सीएनजी व्हीकल्स होते हैं वैसे ही सीबीजी को व्हीकल फ्यूल की तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सतत स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और कुछ पीएसयूज़ ने मिलकर के एसोसिएट किया था इस स्कीम को लॉन्च करने में। बायोगैस बनाने के लिए एग्रीकल्चर रेजिड्यू, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन सब को डिकम्पोज करके बायोगैस बनती है। तो इस स्कीम से ना केवल ऑल्टरनेटिव क्लीन फ्यूल जनरेट होगा, बल्कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्टबल बर्निंग के इश्यूज़ को भी टैकल किया जाएगा। So guys, this is all for today's video. Thank you for watching and please subscribe to our channel for more educational videos. Thanks.